नमस्कार, नायक न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। खबर प्रतापगढ़ से जनवादी पार्टी अपने विस्तार के दौर से गुजर रही है। यूपी, बिहार, झारखंड के बाद पार्टी महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव 2024 में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। महाराष्ट्र में पार्टी ने 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार उतारे। अब जनवादी पार्टी अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी दौरे का आयोजन कर रही है, जिसकी शुरुआत पार्टी के लिए अहम मुकाम रखने जिला प्रतापगढ़ से हो रही है। लिस्ट अपने निर्माण काल से ही ओबीसी और एससी आरक्षण में वर्गीकरण की मांग करती रही है, क्योंकि हम मानते हैं कि ओबीसी को दिया गया जो 27% आरक्षण है, इसका सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी की सशक्त जातियों ने लिया है और तमाम सारी जातियां इस आरक्षण की व्यवस्था से अभी भी महरूम है। वैसे ही एससी जाति में भी एससी की जो मजबूत जातियां जो राजनीतिक रूप से मजबूत रही हैं, जैसे चमार है, जाटव है, पासी है, इन लोगों ने तो इसका भरपूर फायदा राजनीतिक रूप से लिया, शैक्षणिक रूप से भी लिया, नौकरियों में भी जबरदस्त भागीदारी प्राप्त की इस आरक्षण का लाभ लेकर। लेकिन वही तमाम सारे दलित बिरादरी की जातियां इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं ले पाई और आज भी शिक्षा और नौकरी से बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने 1 अगस्त 2024 को निर्णय दिया कि सामाजिक न्याय के नाम पर इस दिए गए आरक्षण को वर्गीकृत करना आवश्यक है, इस आशय से कि इसका लाभ इस वर्ग में आने वाली सभी जातियों को मिल सके। जनवादी पार्टी इसके लिए अपने निर्माण काल से ही बड़े आंदोलन भी किए हैं, चक्का जाम भी किए। आपके प्रतापगढ़ में भी 2009 में हम लोगों ने सतत 15 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन किया था पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में। तब कोई भी पहल कोर्ट में जाकर के उलझ जाती थी, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उसने इस विषय को संज्ञान में लेकर के इसको कानून बनाया। और अब 6 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार इस रिजर्वेशन में वर्गीकरण की व्यवस्था को लागू नहीं किया है। क्योंकि मैं एनडीए का हिस्सा हूं, लेकिन इससे पहले हमने पार्टी अपने पिछड़े और दलित वर्ग के सम्मान और स्वाभिमान और उनके हक और अधिकार के लिए बनाई है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो इनके हक में कानून बना है उसे सरकार जल्द से जल्द लागू करे। इसके लिए जनवादी पार्टी 10 फरवरी से मऊ जिले से जनवादी हुंकार पदयात्रा सामाजिक न्याय के लिए निकाल रही है और उसी क्रम में प्रतापगढ़ में भी एक बड़ी सामाजिक न्याय महारैली जनवरी के लास्ट में करने का निर्णय लिया है। यहां पर एक और भी विषय है कि एक बड़ी आबादी हमारे समाज की है, यहां चौहान समाज भी बड़ी आबादी में है और एक मूर्ति मोहनगंज चौराहे पर लगी थी पृथ्वीराज चौहान की, वह भी खंडित कर दी गई है और ढक करके रखी गई है। तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि 31 जनवरी को हम लोग मोहनगंज में ही एक बड़ी सामाजिक न्याय महारैली कराएंगे और उसी दिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नई प्रतिमा का भी अनावरण करके समाज को सशक्त बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। आज हमारे बीच में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सत्येंद्र सिंह जी हैं, जो यहीं से रहने वाले हैं, जो क्षत्रिय समाज से आते हैं और पृथ्वीराज चौहान भी उसी समाज का नेतृत्व करते हैं और हमारा समाज भी इन्हीं वंचित समाजों में से एक मजबूत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला रहा है और पृथ्वीराज चौहान को अपना वंशज मानता है। हमारे प्रधान राष्ट्रीय महासचिव श्री वीडी सिंह जी हैं, आज हमारे साथ आए हैं और हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रतापगढ़ की लगभग सभी विधानसभाओं पे हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण वोट है और इस वोट बैंक को राजनीतिक रूप से गोलबंद भी करेंगे और वह गोलबंदी
आपको 31 जनवरी को प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगी एक महारैली के रूप में। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज आपके बीच में आना हुआ। मैं इधर विगत 7 सालों से लगातार मैं समाजवादी गठबंधन में रहा और एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा। मैं पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा हूं, 10,000 वोट से चुनाव हार गया था चंदौली से। अब चुनाव के 2024 के चुनाव के दौरान हम एनडीए का हिस्सा हुए और हमारी पार्टी विगत इन 17 सालों में कई स्टेटों में महत्वपूर्ण काम किया है और बिहार में हमारी पार्टी 1.76% तक वोट भी पाई है। और ऐसे ये भी हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, बंगाल में भी पार्टी के संगठन का विस्तार मजबूती से हो रहा है। और अब चूंकि ये हमारा गृह प्रदेश है तो हम लोगों ने अति पिछड़ों और दलितों का जो आरक्षण के वर्गीकरण का मामला है, अब इशूज को एक मजबूत मुद्दा बना करके उत्तर प्रदेश सरकार को जन दबाव के रूप में बाध्य करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी लागू करके इन वर्गों को सामाजिक न्याय दे। और उसी अभियान का एक हिस्सा 31 जनवरी को प्रतापगढ़ में होने वाली रैली भी होगी। धन्यवाद जी। बहुजन समाज पार्टी और फिर आपकी भीम आर्मी बन गई जी। तमाम लोग ये सब बातें पहले से ही कर रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई? भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब तो वर्गीकरण का विरोध कर रही। ये नहीं चाहते हैं कि ओबीसी और एससी आरक्षण में वर्गीकरण हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो भीम आर्मी से लेकर के बहुजन समाज पार्टी से लेकर के जितने दलित ऑर्गेनाइजेशन रहे, समाजवादी पार्टी रही, ये कांग्रेस रही, इन तो सारे लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था और इसका अपोज किया था। लेकिन जिनके पक्ष में यह निर्णय आया है, अब उनको रोड पर उतर करके सरकार को बाध्य करने की जरूरत है और वो काम हम लोग करेंगे। और इसके लिए हम लोग 10 मार्च से एक बड़ी पदयात्रा निकाल रहे हैं मऊ टू लखनऊ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जी। हम लोग शायद पहली बार जी 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 और शायद पहली बार नाम भी सुन रहे हैं जी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब जैसे पीडीएम बना, फला बना, ये चीजें बनी, पिछड़ा दलित जी। तो पिछड़ा दलित की तो आप बात कर रहे हैं। हम अति पिछड़े की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी अति पिछड़ा, तो पिछड़े में अति पिछड़े नहीं आते क्या सर? पिछड़े में अति पिछड़े आते हैं, लेकिन पिछड़ों में भी एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया है जिनमें पिछड़े वर्ग की गरीब जातियां अब उनकी प्रतिस्पर्धा को नहीं झेल पा रही हैं। अभी पंचायत चुनाव आ रहा है और वर्तमान जो पंचायत चुनाव की स्थिति है, उत्तर प्रदेश में जितने ग्राम प्रधान हैं, ओबीसी आरक्षण तो हमको भी मिला, हम चौहान है, हमें भी मिला है, पाल को भी मिला है, लोहार को भी मिला है, नाई को भी मिला है, कुम्हार को भी मिला है। लेकिन पिछड़े वर्ग की कितनी पंचायत की सीटों पर, प्रधानी की सीटों पर, जिला पार्षद की सीटों पर, प्रमुख की सीटों पर, जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर इन जातियों को पहुंचने का मौका मिला है। पिछड़े में यादव मजबूत है, कुर्मी मजबूत है, वो सारा लेके चला जा रहा है। वही हाल शिक्षा और नौकरी में भी हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह चीज सामाजिक न्याय पर सबके लिए दी गई है, तो जो पिछड़ों में मजबूत हो चुके हैं वो अवसर दें पिछड़ों में गरीब जातियों को भी आगे बढ़ने का। तो इसका वर्गीकरण किया जाए और एससी में भी क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाए। आईएएस के बेटे को भी एससी का रिजर्वेशन मिल रहा है, अब वो गरीब तो नहीं रह गया है। तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण। आरक्षण आर्थिक आधार पर तो जिनको देना था 10% दिया जा चुका है। मतलब आरक्षण में भी जो गरीब पिछड़े नहीं, सवर्ण अगर अति पिछड़े में है, गरीब है, तो उनको तो ईडब्ल्यूएस के नाम पर तो 10% आरक्षण मिल चुका है ना। क्राइटेरिया उन लोगों ने बांट रखा है, क्राइटेरिया तो आपने भी बांट दिया था कि सवर्ण पिछड़े में आते नहीं, वाकई नहीं आते जी। और सवर्ण में आप जो अति पिछड़े बना रहे हैं अपने हिसाब से, उसमें अति पिछड़े में भी सवर्ण में नहीं है। सवर्ण में जिन अति पिछड़े और गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया सरकार की नहीं दिया है, उन्हें तो दे दिया ना। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल गया कि नहीं मिल गया सवर्ण लोगों को? आर्थिक आधार पर होना चाहिए, वो आर्थिक आधार पर ही तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई साहब स्थिति ये है कि जैसे तालाब की मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जा रही है, वैसे ही गरीब पिछड़ों का मजबूत पिछड़ा आरक्षण पूरा खा जा रहा है।
तो हम कह रहे हैं कि तालाब अलग कर दो भाई, छोटी मछलियों का तालाब अलग कर दो, बड़ी मछलियों का तालाब अलग कर दो। तो में भी वर्गीकरण किया है आपने, जो पिछड़ी जातियां जो चिन्हित है, जैसे यादव, फला जो भी जातियां, और दलित में भी जो जितने, बाकी सवर्ण में ब्राह्मण और ठाकुर ये सब जो जातियां हैं, इनमें अति दलित उसकी बात नहीं करते। मैं जानना चाहता हूँ, हम देखिए, एक मिनट, सवर्ण बैकवर्ड और दलित तो नहीं है, सोशली नहीं है, सोशली तो नहीं है। अब सवर्ण में जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सरकार ने एक ही बार में उन्हें 10% EWS के नाम से आरक्षण दे दिया। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और पिछड़ों को कितना दिया? पिछड़ों को 27% मिला, दलित को 23% मिला। इन 27% में, इस 27% का आरक्षण का प्रयोग करके यादव और कुर्मी तो अपनी संख्या के अनुपात में भी 100%, 150% ज्यादा सरकारी नौकरियों में है, और 40% अति पिछड़े के लोग 1% भी सरकारी नौकरियों में नहीं है। तो क्या इनको प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है? इन्हें सामाजिक न्याय की जरूरत नहीं है? भाई हमारे बैकवर्ड में भी एक तबका इतना मजबूत हो गया है। इसमें एक आपने अति पिछड़ा कर दिया, उसमें अति पिछड़े में भी क्राइटेरिया नहीं है, जो पिछड़े में रजिस्टर्ड है और दलित में। अच्छा, आप हमको बताइए, मैं जिस बात को कह रहा हूं, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने सही ठहराया, तो वो लोग भी तो बेवकूफ नहीं थे क्या? उन लोगों ने सामाजिक संतुलन का अध्ययन नहीं किया होगा, बिना अध्ययन किए निर्णय दे दिया? ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है इस विषय पर। आपके कहने का मतलब है जो ये 27% लोग जो मजबूत हो गए हैं, ये मतलब आर्थिक आधार पे होना चाहिए आरक्षण। आर्थिक आधार पर आरक्षण जिनको देना था उनको मिल चुका है। जातीय आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे, उनको जो 27% आरक्षण मिला है, उस 27% आरक्षण में जो सर्वाधिक पिछड़े रह गए, जो अति पिछड़े रह गए हैं, उन्हें अब आरक्षण की विशेष जरूरत है, इसलिए इसका वर्गीकरण होना चाहिए। लेकिन अब बड़ी पार्टी भी कब्जा कर रही है, तो ऐसे समय में आपकी जनवादी पार्टी या मुद्दा लेकर चल रही है। जनवादी विचारधारा और जनवादी क्रांति की प्रासंगिकता समाज में सबसे ज्यादा मजबूती की ओर बढ़ रही है। आप जनवादी विचारधारा और जनवादी सोच और जनवादी दर्शन की प्रासंगिकता को कमजोर नहीं कर सकते आप। समाज में जब भी असमानता बढ़ रही है, बढ़ेगी, समाज में जब भी फांसीवाद और पूंजीवाद बढ़ेगा, तब जनवाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जनवादी अभी दर्शन और जनवादी विचारधारा पर बात मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट यह जरूरी है कि हम जिस विषय पर आपसे बात करने आए थे कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि आरक्षण की व्यवस्था जिस तरह से लागू है, आरक्षण जिन वर्गों को दिया गया है, इन वर्गों में इस आरक्षण का फायदा लेकर के कुछ जातियां तो मजबूत हो गई और बहुत जातियां अभी भी उसी तरह से हैं जिनका शिक्षा और नौकरी में अनुपात नहीं बढ़ पाया। इसलिए बैकवर्ड और दलित की मजबूत जातियों का एक पैच बना दो और कमजोर जातियों का एक पैच बना करके रिजर्वेशन को विभाजित कर दो, ताकि इस रिजर्वेशन का फायदा सबको मिल सके। तो उसी की मांग के लेकर के हम विवादित नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक न्याय मिल सके मजबूती से, सब तक सामाजिक न्याय पहुंच सके, ये बात कर रहे हैं। विवाद कुछ लोग, जो लोग 27% पूरा ले रहे हैं, जो लोग 23% पूरा ले रहे हैं, ये उनके लिए गलत हो सकता है, लेकिन जो लोग, आप अपने गांव के मुशर्रफ बस्ती में चले जाइए, डोम बस्ती में चले जाइए, आप धोबी को उठा लीजिए, खट्टिक को उठा लीजिए, दुसाध को उठा लीजिए, और वहीं एक चमार बिरादरी में शिक्षा और नौकरी के अनुपात को उठा लीजिए, अंतर आपको फासला नहीं दिखाई दे देगा। वहीं यादव और कुर्मी को उठा लीजिए, और चौहान है, लोहार है, कुहार है, नाई है, बिन मलाह को उठा लीजिए, तो क्या इनकी शिक्षा की और नौकरी में सहभागिता का अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? और ये लोग भी आगे बढ़े हैं तो इसी रिजर्वेशन का फायदा उठा करके बढ़े हैं। तो इस रिजर्वेशन का फायदा इन गरीबों को भी मिलना चाहिए,
ये मेरे कहने का मतलब। अच्छा, यहाँ जो नगर पालिका का चुनाव चल रहा है इसमें नहीं, मेरा नगर पालिका के चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा रूटीन कार्यक्रम था, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ नगर पालिका का चुनाव हो रहा है।